नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस नए वीडियो में। तो चलिए देखते हैं आज लॉ से रिलेटेड जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, बीए एलएलबी हो गया, एलएलबी हो गया, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है? सैंपल पेपर टाइप का है, कोई फिक्स नहीं है कि लीगल एप्टीट्यूड्स का ही होगा, लॉजिकल रीज़निंग का ही होगा, सब मिक्स करके है, ठीक है? लीगल एप्टीट्यूड का मैंने अलग से कराया है, आप देख लीजिए मैं और भी करा दूँगा, डोंट वरी। और समय बहुत कम है, अच्छे से और जल्दी-जल्दी पढ़िए। जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और जो मेन बात है वो इंस्टाग्राम के प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से सॉल्व करिए। सिलेबस सबको पता होगा, लैंग्वेज एंड लिटरेचर के आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, 25 क्वेश्चन हिंदी के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के। और ये जो है कॉमन करना है, मतलब कि जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ बीए वालों के लिए, वही आपको भी करना होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आप में कॉम्प्रिहेंशन ज़्यादा आ सकता है, मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, पैराग्राफ दे के उसमें से क्वेश्चन पूछें। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा टॉपिक है जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। इसमें क्या है, जीएस। जीएस में दो टाइप के होते हैं, मैंने वीडियो में बताया है एक अलग से। तो जीएस दो टाइप के होते हैं कि स्टैटिक जीके होता है, करंट जीके होता है, ठीक है? तो स्टैटिक जीके और का 25 क्वेश्चन और करंट जीके का 25 क्वेश्चन, मतलब करंट अफेयर भी आएगा और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा बहुत नहीं, 25 क्वेश्चन। वो जो ज़्यादातर जो लॉ से रिलेटेड करंट अफेयर है, समझ रहे हैं ना? जैसे पार्लियामेंट से हो गया या गवर्नमेंट से की स्कीम्स का हो गया, कुछ भी है जो करंट से रिलेटेड है और स्पेशली उसमें लॉ इन्वॉल्व करता है। जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं बीए के लिए करा रहा हूँ, वो मिक्स हो। इसमें क्या है, आपको हिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री इंडिपेंडेंट वाली हिस्ट्री थोड़ी सी ज़्यादा पढ़नी है। और सिविक्स भी आता है इसमें, जीएस में सिविक्स भी आएगा और हिस्ट्री भी आएगा, इको भी आएगा, सारे सब्जेक्ट मिक्सअप करके आते हैं। लेकिन हिस्ट्री और सिविक्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है? और तीसरा टॉपिक जो है वो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, लीगल एप्टीट्यूड का है। और जो एक्ट नहीं आए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, जितने भी एक्ट आए हैं, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट हो गया, वो सब आप पढ़ लेंगे जीएस में, ओके? और तीसरा पोर्शन है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होगा, मेंटल एबिलिटी। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी दोनों एक चीज़ हैं। रीजनिंग आपकी कैसे हो सकती है, लॉजिकल रीजनिंग हो सकती है और नॉर्मल रीजनिंग भी हो सकती है, ओके? लीगल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन होंगे, इसमें फिक्स नहीं है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि रीजनिंग के 25 होंगे या लीगल एप्टीट्यूड के 25 होंगे। लेकिन हाफ हाफ करके देखा जाए तो रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे और लीगल एप्टीट्यूड, लीगल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपका टोटल 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए इंस्टाग्राम पर, कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। और ख़ास बात, वहाँ जो भी प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल हैं उसे करिए। लॉ के टेस्ट मैंने अपलोड किया था बीएचयू के लिए, वो भी आपको इम्पोर्टेंट है, करना होगा। और फिर मैं ईयू का मॉक टेस्ट करवाऊँगा जस्ट 2-3-4 दिनों में। पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज नॉट इंजॉय द क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस? निम्नलिखित में कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं देती है? कौन सी भाषा है? चार ऑप्शन है आपके पास, संस्कृत हो गया, मलयालम हो गया, उड़िया हो गया, पाली हो गया। तो पाली जो है, करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, पाली। क्लासिकल लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज विद एन इंडिपेंडेंट लिटरेरी ट्रेडिशंस, ठीक है? जो बहुत ही एंशियंट लैंग्वेज होती है, जिनके पास बहुत सारे रिटन लिटरेचर अवेलेबल होते हैं जिस लैंग्वेज में, वही क्लासिकल लैंग्वेज होती है। 6 टाइप की होती हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, 151। इसके पहले के जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन 150, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, मिला होगा, मैंने अपलोड किया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं देती है? ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एडवोकेट जनरल? अब आपको पता होना चाहिए, एडवोकेट जनरल थोड़ा सा डिफरेंस है अटॉर्नी जनरल की कि सेम है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो अगर आप जानते होंगे एडवोकेट जनरल किसे कहते हैं, उसके फंक्शन के बारे में, तो इस क्वेश्चन को
आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ये इसके अपॉइंटमेंट को लेकर क्वेश्चन था। अगर आपने पढ़ा होगा एडवोकेट जनरल के बारे में, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो आप बता ले जाएंगे। यहाँ उसके फंक्शन को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। ठीक है, उसकी एलिजिबिलिटी को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी वाले देख लें। अधिवक्ता जनरल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन क्या है? राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा राज्य के एजी की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और जो एडवोकेट जनरल होता है वो सीनियर ऑफिसर ऑफ द लॉ होता है। इन इंडिया एन एडवोकेट जनरल इज अ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ कम्युनिटी कैन बी डिक्लेयर्ड अ माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ। तो या तो फिर वो रिलीजन के बेसिस पे होगी या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे होगी। ठीक है, कोई भी जो कम्युनिटी है, कोई भी समुदाय है, वो किस आधार पर क्या हो सकता है? अल्पसंख्यक घोषित हो सकता है। तो या तो धर्म के आधार पर होगा या फिर भाषा के आधार पर होगा, और कोई वो नहीं है। पॉपुलेशन के बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं, 154 154 देखते हैं। द टर्म एमिकस क्यूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लीगल मैगजीन्स के पीडीएफ मैंने भेजा था बहुत सारे लोगों को, अगर नहीं लिया तो ले लेना। तो ये जो है एमिकस क्यूरी, उसमें लीगल मैगजीन में आपको मिल जाएगा। द टर्म एमिकस क्यूरी इज ऑफन इन द न्यू रिलेटेड टू वेरियस केसेस इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिकस क्यूरी? तो जिसने पढ़ा होगा लीगल मैगजीन्स वो बता ले जाएगा। एन इम्पार्शियल एडवाइजर टू द कोर्ट इन अ केस, करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा है। ठीक है, हिंदी वाले देख लें अपना। एमिकस क्यूरी शब्द अक्सर न्यायालयों में विभिन्न मामलों से संबंधित समाचारों में होता है। एमिकस क्यूरी का अर्थ क्या है? बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा, यानी कि हिंदी में भी आएगा या फिर इंग्लिश में ही आएगा। तो भाई अभी तक जो होता था, आज के पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, वो बाइलिंगुअल हुए हैं, हिंदी में भी रहता था और इंग्लिश में भी रहता था। अब पैटर्न चेंज हो जाए तो बात की बात है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने नोटिफिकेशन में कुछ नहीं बताया है, इसलिए आप टेंशन ना लीजिए। दोनों लैंग्वेज में ही रहेगा। उम्मीद तो यही है, आशा भी यही है, आप लोग चाहते भी यही। तो क्वेश्चन नंबर 155 देखते हैं। द नेग्लिजेंस ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर resulted in the loss to a patient. The patient wants to seek compensation from the doctor. He can approach. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम में आप जा सकते हैं अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है तो। एक चिकित्सा व्यवसायी की लापरवाही के कारण एक मरीज की जान चली गई। मरीज डॉक्टर से मुआवजे की मांग करना चाहता है, वह कहाँ जाएगा? तो वह जाएगा उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में जाएगा। करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 156 देखते हैं। एग्रीज agrees to pay ₹2000 to V if India wins today. We will pay him ₹2000 if India does not win. Which kind of agreement is this? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपने अगर पढ़ा होगा तो आ जाएगा। वेजरिंग एग्रीमेंट, वैगरिंग एग्रीमेंट, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। अंडर द 7th शेड्यूल क्रिमिनल प्रोसीजर इज अ सब्जेक्ट मेंशनड इन व्हिच इन द फॉलोइंग लिस्ट? किस लिस्ट में दिया गया है? 7वीं अनुसूची के तहत आपराधिक प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस सूची में उल्लिखित विषय है? तो किस सूची का विषय है ये है कंकरेंट लिस्ट का, समवर्ती सूची का। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पता होने चाहिए यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट क्या हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट क्या हैं, कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट क्या हैं। ठीक है, तो ये सब पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 158 देखते हैं। हु इज द करेंट इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन? तो टीएस मूर्ति साहब हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो वो टीएस मूर्ति। इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ और कब खत्म होने वाला, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके जीएस पोर्शन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159 देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया?
मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तो यतो धर्मस्थतो जया, वेयर देर इज राइटियसनेस देर इज विक्ट्री, जहाँ धर्म है वहाँ विजय सुनिश्चित है। ठीक है, ये आपके महाभारत में 11 बार आ चुका है। ये जो श्लोक है महाभारत में 11 बार आ चुका है। इसका पूरा श्लोक की बात करें तो यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जया होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना ये क्वेश्चन। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य है? तो यही है। ठीक है, यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धार्मिकता है वहाँ विजय, जहाँ धर्म है वहाँ विजय सुनिश्चित है। प्रश्न संख्या 160 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक अथॉरिटी एंड फॉल्स विद इन द एम्बिट आरटीआई? आरटीआई को अच्छे से पढ़ लेना, इससे एक दो क्वेश्चन कंफर्म है। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एक सार्वजनिक प्राधिकरण है और आरटीआई के दायरे में आते हैं क्या? जी हाँ, तो करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बताया है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है वो पब्लिक अथॉरिटी है। क्वेश्चन नंबर 161, रिसेंटली जुवेनाइल जस्टिस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिसेंटली जुवेनाइल जस्टिस हैज बीन इन न्यूज, व्हाट इज द, जो मैं ये क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ 1 से लेके आज, ये अभी जो आप 161 देख रहे हैं ये पूरा कर लेना। ठीक है, करीबन मैं 300 क्वेश्चन कराऊंगा, मे बी 350 हो सकते हैं, ये आप लोग अच्छे से कर लेना। जीएस आपका कहीं जाने वाला नहीं है इससे अगर कर लेंगे तो। ठीक है, नंबर 1, बाकी आपको ये हेल्प करेगा। बहुत सारे जो लीगल एप्टीट्यूड हैं, मेंटल एबिलिटी तो इसमें नहीं होगा, मेंटल एबिलिटी का जो अलग से वीडियो है बीए वालों का वो आपको काम देगा। लॉजिकल रीजनिंग का मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, उसको कर लेना। ठीक है, तो 161 देखते हैं। रिसेंटली जुवेनाइल जस्टिस हैज बीन इन न्यूज, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अ पर्सन हु कैन बी चार्ज्ड फॉर अ क्राइम, एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इंडिया? तो वो 7 ईयर है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? पहला वाला है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 82। ये भी पूछा जा सकता है किस सेक्शन के अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, नो पर्सन कैन बी हेल्ड क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एक्ट कमिटेड व्हाइल ही और सी वॉज अंडर द एज ऑफ 7। ध्यान देना, कौन सा कोड है? इंडियन पेनल कोड 82, सेक्शन 82। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 161 देखते हैं। हाल ही में जुवेनाइल जस्टिस खबरों में आया है, उस व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है जो भारत में आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र के लिए आरोपित किया जा सकता है? तो 7 साल है। ठीक है, प्रश्न संख्या 162, नेशनल लॉ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 26 नवंबर, आने वाला है। ठीक है, और लॉयर कैन चेंज द होल वर्ल्ड अच्छी बात है ना सबको पता है, और लॉयर कैन चेंज द होल वर्ल्ड। बहुत कंपटीशन हो जाता है, बीएफए स्टूडेंट इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएफए और उसमें लॉ वाले में लड़ाई हो जाती है। वो कहते हैं आर्टिस्ट कैन चेंज द, एन आर्टिस्ट कैन चेंज द होल वर्ल्ड, और लॉयर वगैरह क्या कहते हैं, लॉ वाले स्टूडेंट, अ लॉयर कैन चेंज द होल वर्ल्ड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 163, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस? तो करेक्ट ऑप्शन आपका दूसरा है, मैं नहीं बोलूँगा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो ये दूसरा वाले थे। ठीक है, 164 देखते हैं। व्हाट डज द लीगल मैक्सिम, लीगल मैक्सिम के कम से कम आएंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, जो मैंने पीडीएफ दिया है उसमें से आप अच्छे से कर लेना, हो जाएगा आपका। लेक्स इस्ट नॉर्मा, ये क्या है? रेक्टी मीन्स। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? व्हाट डज द लीगल मैक्सिम लेक्स इस्ट नॉर्मा रेक्टी मीन्स? तो लॉ इज अ रूल ऑफ राइट, करेक्ट ऑप्शन ये है तीसरा वाला। ठीक है, कानून अधिकार का नियम है, लेक्स ईस्ट नॉर्मा रेक्टी। क्वेश्चन नंबर 165 देखते हैं। कोठारी कमीशन, कोठारी कमीशन इज रिलेटेड टू, कोठारी आयोग किससे संबंधित है? तो ये है आपका एजुकेशन से संबंधित। ठीक है, प्रश्न संख्या 165 का सही उत्तर है पहला वाला।
ठीक है, एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1964 to 66 was also popularly known as कोठारी कमीशन। ठीक है, नेशनल एजुकेशन कमीशन कब आया था? 164 और 66 के बीच में आया था। ठीक है, याद कर लेना, ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको घुमा के पूछ सकता है किसी न किसी तरीके से। नेशनल एजुकेशन कमीशन को ध्यान में रख लो। 166 देखते हैं। Which of the following statements describe a private member's will in the parliament? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? तीसरा वाला, अ विल इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द हाउस हु इज नॉट अ मिनिस्टर। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन संसद में एक निजी सदस्य के विधेयक का वर्णन करता है? तो वह है तीसरा ऑप्शन करता है, एक विधेयक जो सदन के किसी सदस्य द्वारा पेश किया गया है जो मंत्री नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 167 देखते हैं। Which of the following ministries publishes the Gazette of India? तो गैजेट ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है? तो वो करती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत के राजपत्र को प्रकाशित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेगुलर आने वाला क्वेश्चन है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा राजपत्र भारत का निकाला जाता है। ठीक है, प्रकाशित करता है। 168 देखते हैं प्रश्न संख्या। Which of the following statement is are correct regarding the members of Council of Ministers of the Union? Which of the following statement is are correct regarding the member of Council of Minister? बहुत ही important question है, of the Union. A person who is not a member of either House of Parliament can be appointed member of Cabinet of Minister, Council of Minister. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। संघ के मंत्रिपरिषद के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप पढ़कर बता पाएंगे कि चार में से कौन सा सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 169, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंचोएट क्राइम? इंचोएट क्राइम करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, जो भी है। तो इंचोएट क्राइम क्या है? तो क्रिमिनल अटेम्प्ट, करेक्ट ऑप्शन क्या है? चौथा वाला। ठीक है, क्रिमिनल अटेम्प्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराध है? तो वह है आपराधिक प्रयास करना भी एक अपराध है। सार्वजनिक उपद्रव, श्लेष्मिक ग्रहण, दंगा, आपराधिक प्रयास। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 170। If an inferior court has violated the principle of natural justice, then which of the following writs is most suitable to be granted by the superior court, supreme court, superior court जो भी है। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय की बात है यहाँ पे। तो सर्टरी करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? तीसरा। ये चारों जो पांचों रिट्स होती हैं इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, किसी का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, रिट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लो, 4 ही 5 तो हैं, क्यों टेंशन लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान ऑर्गेनाइजेशन? तो आसियान के सदस्य कितने हैं? 10 कंट्रीज हैं, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। तो इंडिया जो है इज नॉट अ मेंबर ऑफ आसियान ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका तीसरा है। 172 देखते हैं। एलएम सिंघवी कमेटी इज एसोसिएटेड विथ, एलएम सिंघवी कमेटी इज एसोसिएटेड विथ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? तीसरा। एलएम सिंघवी कमेटी किससे संबंधित है? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? तो वह तीसरा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये 173 वाला, ये आपके क्वेश्चन में एनआरसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। राम मंदिर वाला जो डिसीजन आया इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जो केस चल रहा है ज्ञानवापी मस्जिद का, वहाँ पे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका तीसरा है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। हु इज एसोसिएटेड विद ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1860? तो वो है थॉमस मैकाले। करेक्ट ऑप्शन क्या है? तीसरा है। ठीक है,
175 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? पहला वाला करेक्ट है, ठीक है। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तभी पता चलेगा करेक्ट क्या है। मैं जो सही है उसको बता देता हूँ। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। एक दो वोट्स की तो बात होती है वहाँ पे। 176, द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज दिल्ली, इट कैन इट कैन क्या है, सिट इन सच अदर प्लेस एज अपॉइंटेड बाई। तो कहीं और भी हो सकता है उसकी सीट, किसके अपॉइंट, जो किसके अलाउ, कौन अलाउ करेगा तो होगा, तो वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, तब जाके वो कहीं और बैठ सकता है, ठीक है। द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज दिल्ली, ठीक है, इट कैन सिट इन सच अदर प्लेस एज अपॉइंटेड बाई, प्रेसिडेंट के कहने पर चीफ जस्टिस, ठीक है। द चीफ जस्टिस, सॉरी यार थक गया हूँ मैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका चौथा हो गया। 177, which of the following person are eligible for appointment as a judge of a high court in India। तो एलिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, सबको पता होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दोनों ऑप्शन है, ऊपर वाला नीचे वाला। अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज फॉर एटलीस्ट 10 years हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया, ओके। अ सिटीजन ऑफ इंडिया हु हैज फॉर एटलीस्ट 10 years बीन एन एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट, वो जाके आपका क्या बन सकता है, एलिजिबल हो जाता है जज के लिए हाई कोर्ट के। आप सबको बनना है एक दिन। 178, सुप्रीम कोर्ट का बनना है, हाई कोर्ट का नहीं। इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द इवन इन द ईयर 1945। 179 देखते हैं, हु सेड द डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है। अब्राहिम लिंकन। 180 देखते हैं, रैमशर कन्वेंशन 1971 इज रिलेटेड टू, तो कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, ठीक है। तो यार भाई बहुत हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। और जो भी क्वेश्चन बचे हैं ना, इनको मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप कर सकते हैं। और ये हिंदी मीडियम में भी है, हिंदी वाला भी मैं अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। ज़रूरत हो तो पीडीएफ भी ले लेना व्हाट्सएप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, समय बहुत कम है, ओके, बहुत कम समय है। लॉजिकल रीजनिंग पर फोकस करिए, लॉजिकल अवेयरनेस पर फोकस करिए, और मेंटल एबिलिटी पर फोकस करिए। साथ ही साथ अगर लैंग्वेज आपने बना लिया, लैंग्वेज कर लिया, तो आपके 100 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक। बहुत ही आसान है लैंग्वेज क्लियर करना, और कॉम्प्रिहेंशन तो मेरे हिसाब से सरल ही होता है। और ठीक है, और दूसरी बात नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ख्याल रखिए अपना।